देखिए अपन धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का फॉर्मूला निकाल चुके थे और वो फॉर्मूला आया था एफ वेक्टर या एफ एम वेक्टर, या इसे आपने एफ वेक्टर कह दिया तो ये था आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस फॉर्मूले से स्पष्ट था कि धारावाही चालक अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण थीटा पर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी यहां आ रहा था, जहां पर आई उसमें प्रवाहित धारा थी, एल उसकी लंबाई थी और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी। अब यहां पर बी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ध्यान रहे एल जो लंबाई अपन लेते हैं चालक की, वो लंबाई होगी चालक की उसके धारा प्रवाह की दिशा। चालक में धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही होगी उस दिशा में ही चालक की लंबाई को अपन शामिल करेंगे। अब अपन बातें करेंगे चुंबकीय बल जो लग रहा है उसकी दिशा के नियम क्या है, जो अपनी बुक में दिए हैं अपन उन्हीं की बात करेंगे। तो देखिए धारावाही चालक पर लगने वाले धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखिए नियम कई हैं लेकिन अपन वही जान रहे हैं जो अपनी बुक में है। तो देखिए पहला जो नियम है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये जैसे आपने फ्लेमिंग का ये बायां हाथ मान लीजिए, अगर बाएं हाथ के अंगूठे, देखो उंगलियों के नाम ध्यान रखें, ये अंगूठा है, तर्जनी, मध्यमा, तो यहां तीन उंगलियां अपने पास काम आ रही है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अगर बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत, तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं, तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी जो अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ध्यान रहे ऐसा ही एक नियम अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर पढ़ेंगे उसमें वो चीजें आएंगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। कैसे? फादर मदर चाइल्ड, ताकि कंफ्यूज नहीं हो अपन को। लिखने का तरीका नहीं है, केवल याद रखने का तरीका है। फादर मदर चाइल्ड, फादर एफ, एफ यानी फोर्स, अर्थात फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। फिर मदर यानी एम यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। फिर है चाइल्ड यानी सी, सी यानी करंट यानी कि धारा की दिशा ये हो गई। तो आप इसे फादर मदर चाइल्ड के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यानी ये नियम ऐसे हो गया है कि तर्जनी उंगली, तर्जनी किसको शो करे? बी वेक्टर को। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर अगर करंट को दर्शाती है तो अंगूठा जो होगा वो दर्शाएगा एफ वेक्टर को। ये ध्यान रखना, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। यानी मैं फिर से क्या कह सकता हूं, बाएं हाथ के अंगूठे, ऐसे आप मुट्ठी बंद रखें, फिर से खोलें, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को,
और मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे कोमा तर्जनी अंगुली वे मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वे मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है इस नियम के अनुसार? बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी अंगुली व मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। बिल्कुल वापस से देखें, ये मेरे पास मुट्ठी बंद है, ए से एक दूसरे के लंबवत अंगूठा तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। ये अपन ने जान लिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब अपन बात करेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये भी अपनी बुक में दिया हुआ है। दूसरा जो नियम है अपने पास वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम। वो था बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम, यह है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है। जैसे ये दाएं हाथ है, दाएं हाथ की ये हथेली अपने पास है, ये पूरा पंजा है। अब इसको अगर दाएं हाथ के पंजे को मैं इस प्रकार फैलाऊं, दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार अगर मैं फैलाता हूं कि ये जो उंगलियां हैं अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करता है,
तो इस हथेली पर, यानी कि यूं कह सकते हैं इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है उंगलियां, और अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो लगने वाले बल की दिशा ये होगी, लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये नियम होगा। तो मैंने क्या बताया, फिर से देखें। दाएं हाथ के पंजे को अपन इस प्रकार फैलाएं, यूं इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें और अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली के लंबवत किसकी दिशा होगी, बाहर की ओर बल की दिशा होगी। ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अब अपन इस नियम को लिखते हैं कि ये नियम है क्या, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो देखो, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वे अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो चालक पर लगने वाले, तो चालक पर लगने वाले, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये अपने पास हो गया है हथेली का नियम। फिर से दाएं हाथ है, दाएं हाथ के पंजे को अपन इस प्रकार फैला रहे हैं कि अगर ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही हैं और अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल जो है उसकी दिशा होगी। ये अपन ने चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के अपन ने नियम जान लिए हैं। इससे पहले अपन ने 4 नियम पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, और यह है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। अब इसके बाद जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, नेक्स्ट जो अपन टॉपिक इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल।
दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ऐसा ही एक टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं स्थिरोष्म में। दो समांतर धारावाही तार थे, उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल को अपन ने ज्ञात किया था। याद कीजिएगा फर्स्ट चैप्टर में ही अपन ने पढ़ा था कि जिसमें गाउस वाला सेकंड चैप्टर जो था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि अनंत लंबाई के दो धारावाही तार एक दूसरे के समानांतर स्थित हों तो वो जो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र अपन ने वहां निकाला था, वैसा ही अपन फॉर्मूला यहां निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जब दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं, अगर उनमें प्रवाहित धारा एक ही दिशा में है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात ये बात कूलाम के नियम के विपरीत सी जा रही है। कैसे? कूलाम का नियम क्या कहता है कि सजातीय आवेशों में तो क्या होना चाहिए था, क्या होता है, प्रतिकर्षण, लेकिन यहां पर तो धारा की दिशा समान होने पर क्या हो रहा है, आकर्षण बल। कूलाम के नियम में क्या कहते हैं कि जो विजातीय आवेश है उनमें क्या है, आकर्षण, लेकिन यहां मैंने क्या कहा कि अगर धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो देखिए पहले इस पॉइंट को अपन नोट कर लें और इसको अपन प्रूफ भी करके देखेंगे इसी में कि वाकई में एक दूसरे में अगर धारा एक ही दिशा में है तो एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं, और धारा विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए जब दो समांतर धारावाही चालकों, ध्यान रखना, जब दो समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो समांतर धारावाही चालकों में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे मान लिया एक कोई धारावाही चालक मेरे पास ये है, अगर मैं इसके अंदर धारा प्रवाहित कर रहा हूं, ये सेल का नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये मैंने परिपथ पूर्ण कर लिया। ये मैंने मान लिया कि ये चालक ए है, चालक ए डैश कह दूं मैं इसे, ये कोई चालक, चलो ए कह देते हैं अपन, डैश की जरूरत नहीं है, ऐसे भी समझ जाएंगे इस चीज को। तो ये मान लिया मैंने चालक है जिसके अंदर धारा इस तरह से प्रवाहित है, इस डायरेक्शन के अंदर धारा प्रवाहित है। इसके निकट दूसरा चालक मैंने ये रखा हुआ है, इसमें भी धारा इसी दिशा के अंदर अपन क्या कर रहे हैं भैया, प्रवाहित कर रहे हैं। ये नेगेटिव और ये ले लिया है मैंने इसका पॉजिटिव। इसी दिशा के अंदर सेम डायरेक्शन में अपन इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं इस तरह से। ये मैंने मान लिया चालक स्मॉल बी है और ये चालक स्मॉल ए है। जैसे ही इनमें अपन दो चालक ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी एक दूसरे के निकट रखे हुए, जैसे ही अपन इसमें धारा प्रवाहित करते हैं दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। दोनों ही चालक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि ये जो ए वाला डैश करके मैंने चालक बनाया हुआ है ये इस पोजीशन में यूं आ जाएगा।
क्योंकि इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, ये भी इसकी ओर क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। ये इस प्रकार से स्थिति इनकी बन जाएगी, क्योंकि ये इसकी ओर आकर्षित होगा और ये इसकी ओर आकर्षित होगा। ये इस प्रकार एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। यानी जब धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो इनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें कि दो समांतर धारा में चालकों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, यानी कि सेकंड में यो कह सकता हूं, तो ये तो पहला पॉइंट कंप्लीट किया अपन ने कि अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे का करते हैं आकर्षित। नेक्स्ट पॉइंट, जब दो समांतर धारा में चालकों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या जान रहे हैं, ध्यान रहे आप वापस से ऐसा नोट करना, ये नहीं कि इसको मिटा के वापस ऐसे कर लो, उसमें वापस से नोट करना है। अब देखिए इसमें अगर धारा की दिशाएं अगर मैं इनमें विपरीत करता हूं तो क्या स्थिति बनेगी। ये मैंने परिपथ बना रहा हूं, यहां ये बैटरी का माइनस और ये क्या हो गया है प्लस, ये मैंने इस तरह से ले लिया। ये कोई मेरे पास धारावाही चालक है जिसको मैंने डेटेस करके बनाया है, ये धारावाही चालक क्या है, ए है। एक अन्य दूसरा धारावाही चालक यहां रखा हुआ है, देखिए ये धारावाही चालक है बी। अब इसमें जो धारा की दिशा है, इसमें धारा की दिशा के विपरीत लेनी है आपको, ये प्लस ये वाली डायरेक्शन है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे भैया। तो यहां ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया है माइनस, ये। तो अब देखिए, अब आपने इसके अंदर धाराएं हो, अब धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में हैं। अगर धाराएं परस्पर अगर विपरीत दिशा में आ रही हैं तो इस स्थिति में अपन क्या देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि ये तार इस स्थिति में यूं आ जाएगा और ये वाला तार प्रतिकर्षित होकर के इस स्थिति में यूं आ जाएगा और बल की डायरेक्शन यूं होगी। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर इनमें धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में बह रही हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि यहां पर ये जो बल होगा, ये बल होगा प्रतिकर्षण का। देख रहे हैं आप, अगर यहां मैंने जैसे ही बैटरी को चेंज किया तो यहां मैंने एक देख लिया कि अगर धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हैं, धाराएं अगर एक ही दिशा में प्रवाहित हैं तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और धाराएं अगर विपरीत अगर अपन प्रवाहित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि विपरीत दिशा में धारा होने पर प्रतिकर्षण होगा और एक ही दिशा में धारा होने पर इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। अब अपन अपनी उस डेरिवेशन को कर रहे हैं जिसकी हेडिंग है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। इस डेरिवेशन को करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये तो अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस डेरिवेशन से पहले का, जो कि एक तरह से इसी का पार्ट था, इसको आपने जाना है। अब अपन उस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने मान लिया कि दो धारावाही चालक ये हैं, एक धारावाही चालक ये रहा, अनंत लंबाई का है, डैश डैश डैश, ये एक धारावाही चालक, ये एक धारावाही चालक मैंने मान लिया ए है।
इसी के समानांतर दूसरा धारावाही चालक ये है। अनंत लंबाई पे ये धारावाही चालक क्या है? बी है। दोनों धारावाही चालकों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। ध्यान रहे दोनों धारावाही चालक अनंत लंबाई के हैं और दोनों के मध्य की जो लंबवत दूरी है वो स्मॉल डी है। दोनों एक दूसरे के समानांतर ही बनाए हैं मैंने, एक दूसरे के समानांतर है। इस धारावाही चालक में स्मॉल आई मान की धारा प्रवाहित कर देते हैं, स्मॉल आई ए, और इसमें आई बी धारा अपन प्रवाहित कर देते हैं। तो देखिए इसमें अगर मैंने मान लिया कि धारा क्या है आई ए प्रवाहित हो रही है और इस चालक में धारा आई बी प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा प्रवाह के कारण इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे? देखिए अब इसको समझिएगा। ये अपन दक्षिण हस्त नियम पढ़ चुके थे कि अगर कोई धारावाही चालक में धारा अंगूठे की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होगा। यहां चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत भीतर होगा जबकि यहां बाहर होगा। अगर यही धारा यूं प्रवाहित हो रही होती तो ऐसी स्थिति में मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में यूं चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहां भीतर की ओर और यहां बाहर की ओर। तो देखिए इस धारावाही चालक में आई मान की अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न हो रहा है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से इसमें उत्पन्न हो रहा है तो देखिए यहां इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस चालक के लिए वो होगा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। क्रॉस के साइन से अपन इसे शो करेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बिल्कुल। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तार का, इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रखा हुआ है, ध्यान रखना, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रखा हुआ है बी, यानी ए का जो चुंबकीय क्षेत्र है जो कि कागज के तल के लंबवत भीतर है उसके अंदर चालक बी रखा हुआ है। फिर अपन बात करें चालक बी में, तो देखो चालक बी के अंदर भी धारा प्रवाह के कारण इसके चारों ओर भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए इसमें भी धारा इस तरह से है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो भाई इसकी भी यही होगी, लेकिन यहां चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत क्या होगा? बाहर की ओर होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस ओर कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। मैं पहले बता चुका हूं कि क्रॉस का मतलब क्या है और डॉट का मतलब क्या है, और जबकि इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत क्या है? भीतर की ओर है। और देखो इनमें धारा अपन पहले ही लिख चुके हैं कि इसके अंदर प्रवाहित धारा क्या है? आई ए है और इसमें प्रवाहित धारा क्या है? आई बी है। इस चालक मैंने यहीं शो कर दिया है इसको। यहां अपन ने ये बना लिया है कि इस चालक में धारा क्या है? आई ए है और इस चालक में धारा क्या है? आई बी है। इसमें इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रखा हुआ है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक रखा हुआ है। यानी इस चालक पर अगर मैं बल की बात करूं तो इस चालक पर बल से पहले में चुंबकीय क्षेत्र किसका काम कर रहा है? इस चालक बी का। चालक बी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पर वो ये होगा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि डॉट है अर्थात मैं इसे लिखूंगा बी बी, यानी इस चालक पर चुंबकीय बल इस चालक का है बी का, जो कागज के लंबवत क्या है? बाहर की ओर। लेकिन अगर मैं इस चालक के लिए चुंबकीय बल की बात करूं तो इस पर चुंबकीय बल इसके कारण लगेगा, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होगा? कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, यानी कि बी ए। ये कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा इसका, और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो बी ए होगा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर होगा। ये अपन ने जान लिया है। अब अपन बल की दिशाओं की चर्चा करेंगे कि बल कौन सा होगा। तो ये चीज आप गौर से जान लें फिर से। प्रवाहित धारा की दिशा एक ही है दोनों में, इसमें भी धारा इस दिशा में प्रवाहित की जा रही है और इसमें भी इसी दिशा में प्रवाहित की जा रही है। तो ये आपने देख लिया है कि अगर धारा अगर अपन इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें धारा क्या लिखी थी मैंने? आई ए लिखी थी, इसमें धारा मैंने आई बी लिखी थी। चलो इसको मिटा लेते हैं इसके अंदर से ताकि ये स्पष्ट रह सके।
देखिए इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी ए है, जो क्या है, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, जिसके अंदर ये चालक रखा हुआ है। तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या हुई, बी ए वेक्टर हो गई है। और ये जो चालक रखा हुआ है इसके चुंबकीय क्षेत्र में, जो कागज के तल के लंबवत क्या है, बाहर की ओर है, तो बी बी वेक्टर हो गई है। ये कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, ये कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। अब अपन ने सारी चीजें जान ली हैं, तो देखिए अब इसको लिख लेते हैं। माना कि अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक तार, माना कि अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक तार स्मॉल ए व स्मॉल बी, जिनमें क्रमशः है आई ए व आई बी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक तार स्मॉल ए व स्मॉल बी, जिनमें क्रमशः आई ए व आई बी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर क्या है, ये स्थित है। ये अपन ने इसकी कहानी लिखी। तो देखिए चालक ए में प्रवाहित, चालक ए में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल डी दूरी पर क्या होगा भैया, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए के कारण, चालक ए में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल डी दूरी पर बी ए इज इक्वल टू, आप जानते हो अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अपन निकाल चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई डी, और यहाँ किधर है, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। ये दिशा कुछ कर रहा है, म्यू नॉट आई ए 2 पाई डी एवं चालक बी में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई डी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। ये अपन ने इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र को लिख लिया है। अब अपन बातें करेंगे बल की। तो ध्यान रहे, अगर मैं चालक बी पर बल की अगर मैं बात करता हूं, तो चालक बी पर जो बल लगेगा वो चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगेगा। यानी कि बल जो मैं लूंगा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए ए का होगा, और ए पर जब मैं बल लूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र उसका बी होगा, क्योंकि बी के चुंबकीय क्षेत्र में चालक ए रखा हुआ है और ए के चुंबकीय क्षेत्र में चालक बी रखा हुआ है। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र के अपन ने मान रख लिए हैं। मैं इनको सदिश रूप में भी लिख सकता हूं, और अभी लिखेंगे। देखिए तो देखें, अब अपन एक एक पर बल की बात करते हैं। तो देखिए चालक बी पर
चालक बी पर चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, या यूं कह सकता हूं चालक बी पर चालक ए के कारण बल, ये कह सकते हैं। तो चालक बी पर चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, तो इसे मैं ये लिख सकता हूं एफ बी ए वेक्टर। क्या मतलब हुआ भाई? बी पर ए के कारण बल, बी पर ए के कारण बल, तो यहां क्या होगा आई बी पर, यानी कि आई बी एल क्रॉस बी ए वेक्टर। यहां अपने पास ये बल का सूत्र बनेगा के कारण। चलो इसको एक लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दें अपन। चालक बी पर यूं लिख देते हैं, यूं कह देते हैं चालक बी, मैंने मान लिया कि चालक बी का एक खंड ले लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है भैया, स्मॉल एल है। अगर वो ले लेते हैं तब देखिए चालक बी के स्मॉल एल लंबाई, लंबाई के खंड पर चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, चालक बी के स्मॉल एल लंबाई के खंड पर चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। अब देखिए बल का फॉर्मूला अपन इससे पहले के लेक्चर में जान चुके हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर होता है, यानी कि बल की दिशा L और B के लंबवत होती है और L की दिशा प्रवाहित धारा की दिशा होती है। अगर ऐसा है तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, यानी कि मैं कैसे लिखूंगा एफ बी ए वेक्टर, सदिश रूप में ही लिख रहा हूं ताकि मैं दिशा को भी शो कर सकूंगा। तो देखो एफ बी ए वेक्टर यानी बी पर ए के कारण बल, इसको कैसा पढ़ेंगे, बी पर ए के कारण बल, तो ये हो जाएगा आई बी एल क्रॉस बी ए वेक्टर, बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा। अगर ऐसा है तो अब आप एक बात देखिए, इनकी अगर मैं दिशाओं को इंक्लूड करता हूं तो बल की दिशा भी मेरे पास ज्ञात हो जाएगी, बी ए एफ बी ए वेक्टर। आई बी को तो आई बी रहने दीजिए, एल वेक्टर यानी कि कौन सा है एल वेक्टर, चालक बी के स्मॉल एल लंबाई के खंड पर, तो चालक बी का खंड ले रहा हूं, यानी कि चालक बी में लंबाई क्या होगी भाई, धारा की दिशा क्या है, वाई दिशा में है, धारा की दिशा क्या है, वाई दिशा में, और वाई का मतलब कौन सा केप आएगा, जे केप। अगर ये धारा नीचे की ओर होती तो मैं इसे कहता माइनस जे के, तो देखो एल वेक्टर को मैं लिख सकता हूं एल जे के, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर क्रॉस बी ए वेक्टर यानी ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी पर, तो ध्यान रहे ए का चुंबकीय क्षेत्र कहां है, कागज के तल के लंबवत, बी ए वेक्टर। यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, और कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है अर्थात जेड दिशा में, और लंबवत भीतर की ओर है तो माइनस जेड के, या यूं कह सकते हैं माइनस के। कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होता तो इसे अपन कहते हैं प्लस के, तो यहां इसे आप कह देंगे बी ए माइनस के, ये लीजिए, यानी कि एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आई बी एल बी ए जे के क्रॉस माइनस के। अब ये आप अच्छी तरह से जानते हो, जे के क्रॉस माइनस के, ये होगा माइनस आई के, चूंकि जे के क्रॉस माइनस के इज इक्वल टू माइनस आई के, तो इस बल की दिशा क्या हो जाएगी, एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू आई बी एल बी ए
माइनस आई कैप। ये इस बल की दिशा होगी, यानी कि चालक बी पर लगने वाला जो बल होगा माइनस एक्स कैप दिशा में होगा। चालक बी पर लगने वाला बल माइनस एक्स दिशा में होगा, अर्थात इस पर ये बल इस डायरेक्शन में होगा माइनस एक्स। अगर प्लस एक्स होता तो अपन यो ले लेते, यानी कि ये जो बल है एफ बी ए, बी पर ए के कारण लगने वाले बल की दिशा ये हो जाएगी। अब देखिए, अब आप इस पे मान रख लीजिए एफ बी ए वेक्टर में सदिश रूप में ही लिख रहा हूं, आई बी एल। बी ए की वैल्यू आप लिख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई डी, और ये हो गया है माइनस आई कैप। अब इससे आगे की स्टेप्स अपन यहां लिखते हैं। तो यहां तक की चीज क्लियर आपके हो जानी चाहिए कि ये किस प्रकार से अपने पास दिशाओं का ज्ञान इसमें होना जरूरी है। तो देखिए, अब ये फॉर्मूला क्या बन गया है, एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन में 2 पाई डी और डायरेक्शन माइनस आई के। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए आप इसे, और यहां इसका मात्रक बनेगा, क्योंकि ये बल है तो ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन। अगर कहा जाए एकांक लंबाई के लिए, तो देखो एकांक लंबाई के लिए मतलब बल बटे लंबाई, तो देखो एकांक लंबाई के लिए, एकांक लंबाई के लिए एफ बी ए वेक्टर अपॉन में एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी माइनस आई के। तो ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहां अपने पास ये बल आ गया है, और अगर इसके परिमाण की बात करूं तो परिमाण के लिए आई कैप को हटा दीजिए, बस केवल मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखो ये अपने पास आ गया है। अब इसी प्रकार अगर मैं चालक ए पर बल की बात करता हूं चालक बी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो वो क्या आता है उसको भी अपन देखते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार यहां तो था चालक बी पर चालक ए के कारण बल, अब अपन देखेंगे चालक ए पर चालक बी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो इसी प्रकार चालक ए के स्मॉल एल लंबाई के खंड पर चालक बी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। देखो भाई, बल का फॉर्मूला ये है। तो अब अपन बात कर रहे हैं चालक ए पर बल की, यानी एफ ए बी वेक्टर, ए पर बी के कारण बल, ए पर बी के कारण बल। तो ये क्या बनेगा, देखो एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि ए पर बल निकाल रहे हैं भाई, ए पर तो बल देख रहे हैं आप, फिर लंबाई एल वेक्टर क्रॉस, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसका होगा, बी का होगा। यहां अब ध्यान रहे, इस चालक ए के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत क्या है, बाहर की ओर है, यानी कि प्लस के केप होगा। लेकिन धारा, जो धारा है वो तो वाई में ही है। आप इसको यो भी ले सकते थे, दोनों को एक दूसरे के समानांतर ऐसे भी अपन शो कर सकते हैं, और यो भी समानांतर ही है।
मैंने एक दूसरे के समानांतर ऐसे भी ले सकते हैं आप, जैसा बुक में लिया हुआ है। अब देखिए, चालक बी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, चूंकि एल वेक्टर इज इक्वल टू तो क्या है एल जे के, एंड बी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बी बी के। भाई ये तो प्लस में है ना, क्योंकि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर होने पर माइनस के था, तो इसलिए एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई ए, एल को क्या लिखेंगे आप एल जे के क्रॉस बी बी के। इसी समीकरण को आप ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई ए एल बी 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 जे कैप क्रॉस के कैप लिख सकते हैं। और आप जानते हो जे कैप क्रॉस के कैप का मीन्स प्लस आई कैप, प्लस आई कैप होगा। चलो इसे अब कहां लिखें अपन, यहां लिख देते हैं आगे, इससे आगे यहां कर देते हैं। देख इसलिए एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां ये हो जाएगा आई ए एल बी बी आई कैप, यहां ये प्लस में हो गया, यानी इस बल की जो दिशा होगी प्लस आई कैप में होगी, किसके कारण ए पर बी के कारण बल की दिशा, ए पर जो बल रहेगा बी के कारण उसकी दिशा ये हो जाएगी एफ ए बी। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में है। तो यहां अब अपन इसी को आगे फिर बढ़ाते हैं। तो देखिए यहां मैं इस स्टेप को कर रहा हूं आगे हल, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो है मेरे पास आई ए एल बी बी, इसका मान क्या होगा ये अपन निकाल चुके हैं, याद कीजिए इसी डेरिवेशन में म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई डी लिख चुके हैं, और साथ में यहाँ आई के साथ चला आ रहा है क्योंकि वेक्टर के साइन के साथ में इसे ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसे आप यूं अरेंज करके लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन में 2 पाई डी, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपके पास 3। यहां आई कैप लगाना ना भूलें, इक्वेशन नंबर 3, और यूनिट क्या लिखी जाएगी भैया न्यूटन, इसका मात्रा क्या है बल का न्यूटन होगा। अगर मैं इसी में एकांक लंबाई के लिए बात करूं तो यही फॉर्मूला एकांक लंबाई का जब मेरे पास बन जाएगा वो हो जाएगा बल बटे लंबाई, यानी एल को मैं बटे में ले आऊंगा। तो मैं एक चीज क्या देखी कि दोनों धारावाही चालकों के लिए बल परिमाण में तो बराबर आ रहे हैं। देखो आप समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करें कि दोनों के लिए बल का मान समान है, लेकिन दिशाएं परस्पर विपरीत है। इसमें प्लस आई कैप है जबकि इसमें माइनस आई कैप है, यानी बल की दिशाएं परस्पर विपरीत आ रही हैं। और बल की दिशाएं भैया परस्पर विपरीत आ रही है, यानी न्यूटन के गति के तृतीय नियम की क्या हो रही है, इसमें पालना हो रही है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए अब मैं इस चित्र को साफ करता हूं ताकि आगे की स्टेप को अपन लिख सके। मैंने इस चित्र में बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा सबको शो कर दिया है, हर प्रकार से उसको दर्शा दिया है। फाइनल चित्र बनने के बाद ही फिर मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो इसे भी साफ कर देते हैं। अब मैं यहां करता हूं, देखो समीकरण 3 के बाद की आगे की कहानी। एकांक लंबाई के लिए अगर मैं बल की बात करता हूं, एकांक लंबाई के लिए बल,
एकांक लंबाई के लिए बल यानी बल बटे लंबाई, तो F AB वेक्टर अपॉन में L इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, F AB वेक्टर अपॉन में L इज इक्वल टू, L को अपॉन में ले आएंगे म्यू नॉट IA IB अपॉन में 2 पाई डी और यहाँ साथ में I कैप। इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4। ध्यान रहे यहाँ एकांक लंबाई का बल है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर भी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। अब आप समीकरण 2 और समीकरण 4 से अगर तुलना द्वारा देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि दोनों बलों के, या आप यूं भी कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना से पाते हैं तो दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं परिमाण में बिल्कुल, और दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत है। और समीकरण 2 और 4 से देखते हैं तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल भी परिमाण में इक्वल है, देखो आप, लेकिन दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत हैं। दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत हैं। तो अपन यो कह सकते हैं, अब इसको फाइनली यहाँ आपने देख लिया इनके मध्य जो बल होगा परस्पर विपरीत वाली स्थिति में आ चुके हैं, तो अपन यो भी कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है कि एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ ए बी वेक्टर तो है परिमाण में, लेकिन दिशाएं परस्पर विपरीत है, क्योंकि एक बल तो माइनस एक्स में है और एक बल क्या है, प्लस एक्स में है, यानी दोनों बल इस तरह से लग रहे हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ माइनस ए। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 4 के बाद 5। अतः न्यूटन के तृतीय नियम की पालना होती है, एवं अपने पास अगर परिमाण की बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं एफ बी ए वेक्टर अपॉन में एल, एकांक लंबाई के बल का ये परिमाण ले लिया है मैंने। फिर है एफ ए बी वेक्टर अपॉन में एल, इसका भी परिमाण, और ये सब बराबर आ रहे हैं म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी। एक साथ आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एकांक लंबाई पर बल का फॉर्मूला ये अपने पास आ गया है, जिसका मात्रक क्या लेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। ये अपन ने एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डेरिवेशन कर ली है। इसी डेरिवेशन से 1 एम्पियर की मानक परिभाषा या यूं कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी अपने पास निकल करके आती है, उसको भी लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस डेरिवेशन के साथ साथ उस परिभाषा को पूछा जाता है, और कई बार तो केवल 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो देखिए 1 एम्पियर की मानक परिभाषा या अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार आ चुकी है। ये चीज, अब ये डेरिवेशन तो अपन कर ही चुके हैं, अब इसकी मानक परिभाषा को देते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन जान रहे हैं वो है 1 एम्पियर की मानक स्टैंडर्ड परिभाषा। ध्यान रहे 1 एम्पियर की परिभाषा देनी हो तो यही देनी होती है, और ये भी अपन को ध्यान रखना है कि एम्पियर यानी कि जो मूल मात्रक है, इसलिए मूल मात्रक के रूप में भी इसे परिभाषित किया गया है,
तो अब देखिए अपन कैसे क्या करेंगे। ये आपके पास F, ये आपने फॉर्मूला लिया था एफ बी ए वेक्टर अपॉन में L, इसका परिमाण इज इक्वल टू एफ ए बी वेक्टर अपॉन में L, इसका परिमाण इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी। ये अपने पास फॉर्मूला है। इससे देखिए, से यदि मैं यो ले लूं आई ए आई बी इज इक्वल टू 1 एम्पियर और डी इज इक्वल टू 1 मीटर हो तो, और दोनों ही चालक निर्वात में रखे हो, क्योंकि यहां पर माध्यम मैंने कुछ दूसरा लिया नहीं है, क्या ले रहा हूं मैं, निर्वात या वायु हो, तो देखिएगा एफ बी ए वेक्टर अपॉन में एल, ये इसका मॉडुलस, एफ ए बी वेक्टर अपॉन में ये इसका मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ये एक, तो मेरे पास रह जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, एक, तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। फिर म्यू नॉट की वैल्यू मैं जानता हूं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में 2 पाई, तो ये रह गए हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर। तो यही 1 एम्पियर की परिभाषा अपने पास यहाँ निकल के आ गई। क्या परिभाषा बन गई देखिए, अतः निर्वात में अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक तार एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो, डी का मान भी 1 हो, इकाई दूरी पर स्थित हो तथा उनमें प्रवाहित समान मान की धारा 1 एम्पियर है, प्रवाहित समान मान की धारा एक ही दिशा में हो तो उनकी इकाई लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, अगर एक ही दिशा में है तब तो आकर्षण, और विपरीत दिशा में क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण, पर लगने वाला आकर्षण बल 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, क्योंकि इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है, तो प्रत्येक में प्रवाहित धारा क्या होती है, 1 एम्पियर होती है, और यही 1 एम्पियर की क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। तो देखिए अपन क्या कह सकते हैं, अतः यहां से परिभाषा अपने शुरू हो जाती है, निर्वात में अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक तार, अतः निर्वात में अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक तार एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित हो, तथा उनमें प्रवाहित समान मान की धारा समान मान की धारा एक ही दिशा में हो, तो उनकी इकाई लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि एक ही दिशा में धारा है तो उनकी इकाई लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल कितना हो, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो, तो प्रत्येक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। तो
वेग में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। यही 1 एम्पियर की मानक परिभाषा या इसे कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। यही 1 एम्पियर की मानक परिभाषा या अंतरराष्ट्रीय क्या है परिभाषा। ये अपने पास ये पॉइंट पूरा हुआ। अपन ने क्या क्या जान लिया? दो समांतर धारावी चालकों के मध्य इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का कॉन्सेप्ट अपन ने जान लिया। बल की दिशाओं के नियम जान लिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जान लिया। दाएं हाथ की हथेली का नियम अपन ने जान लिया। अब अपन इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको अपन ने अभी भी कंप्लीट किया है। अब अपन इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को देखते हैं।